बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स आर्चिव। कैसे हैं मेरी प्यारी आर्चिव फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा, आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने मुझे भी दुआओं में खसूसी याद रखा होगा। सबसे पहले तो एपिसोड ना देने के लिए बहुत बहुत सॉरी, जो कि मैंने एपिसोड आप लोगों के लिए रेडी कर रखी थी, लेकिन अर्जेंटली हमारी जो है वो एक डेथ हो गई और जिस वजह से ईद पूरी स्पॉइल हो गई और मैं अपलोड नहीं कर पाई। और जहाँ पर मैं मौजूद थी वहाँ पर सर्विस का बहुत ज़्यादा इशू था, जिस वजह से एपिसोड जो है अपलोड करने में बहुत दिक्कत हुई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। टू द शॉर्ट, आज जो है वो कल्बे ज़र की एपिसोड हम रीड करने जा रहे हैं। एपिसोड 66 पार्ट आई थिंक 2 है या 3 है, मुझे याद नहीं, मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो बगैर किसी देरी के चलते हैं अपनी नॉवल की जानिब। लेकिन पहले बता दूं, एपिसोड थोड़ी ही सी शॉर्ट है बिकॉज आगे जो है वो सारे शादी के आ रहे हैं एपिसोड्स, और शादी के एपिसोड अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ देती तो वो सारा स्पॉइलर हो जाना था, खराब हो जानी थी एपिसोड। तो इसीलिए इंशाल्लाह जो है वो मेहंदी मायूं हर चीज़ जो है वो अगली एपिसोड से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों को एपिसोड मिल जाए, और अगर डेली ना सही तो कम से कम जो है वो आप लोगों को एक दिन छोड़ के एक दिन तो एपिसोड दे ही दूँ, बिकॉज अब गर्मियाँ आ गई हैं, दिन भी बड़ा हो गया है, तो एपिसोड देना मेरे लिए आसान होगा। तो बगैर किसी मज़ीद देरी के चलते हैं अपने नावल की जानिब। सुबह के अलार्म की आवाज़ के साथ वो दोनों एक साथ उठे थे। हाथ बढ़ा के साइड टेबल पर पड़ा अलार्म क्लॉक बंद करते उमर ने ईमान को देखा, जो उसके कंधे पर सर रखे जागती आंखों से उसे बहुत गौर से देख रही थी। उमर ने मुस्कुराते हुए चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। गुड मॉर्निंग, ईमान ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे साथ सब गुड है, मॉर्निंग भी और नाइट भी, उमर उससे अपने करीब करके सीने से लगाते बोला। तो ईमान ने उसके सीने से सर निकालकर चेहरे को देखा, जो बहासा मुतमईन था। सो जाओ, उमर ने उसका सर थपकते कहा। पहले किस, ईमान ने माथे पर उंगली रखते कहा। तो उमर ने मुस्कुरा कर उसके माथे पर लब रखे थे। पैकिंग कर ली थी ना? याद है आज रात को वापसी की फ़्लाइट है हमारी? उमर ने उसके बाल से हिलाते पूछा। ईमान ने हंकार भरते जवाब दिया। वो अभी उमर को देख रही थी। उमर उसकी जायज़ा लेती नज़रों का मतलब समझ रहा था। ईमान ने बहुत प्यार से उमर की गाल पर अपना हाथ रखा था। इसी पल उमर की नज़र ईमान के सर के पास साइड टेबल के बैक कॉर्नर पर पड़ी, जहाँ कोई गोल साथ चीज़ चिपकी हुई नज़र आई। उसका चेहरा यकदम सख्त हुआ, नज़रें संजीदगी में डूब गईं। क्या हुआ? ईमान ने उसके यकलक बदलते तासुरात देकर बेचैनी से पूछा। ईमान, एक सेकंड। उमर ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसके ऊपर से बाजू बढ़ाया और साइड टेबल से वो चीज़ खींच कर उतारी। उसकी उंगलियों में अब एक सयाह इंतहाई छोटा खुफिया कैमरा था, जो उसके कमरे में बड़ी महारत के साथ छुपा कर नस्ब किया गया था। ये क्या है? ईमान ने रुख मोड़ते उमर के हाथ में मौजूद उस अजीब सी शय को देखकर उलझन से पूछा। कैमरा। उमर की आवाज़ गहरी और पुरस्रार थी, जैसे कोई बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। क्या? ईमान के दिल की धड़कन लम्हा भर कर रुकी। क्या आपने लगाया है? उमर की जानिब हैरानी से देखते हुए बोली। नहीं, उमर की निगाहें कैमरे पर जमाते हुए मुख्तसर जवाब दिया। उसके लब भींच गए थे, आंखों में इज़्तिराब की परछाइयाँ तैरने लगीं। वो अच्छी तरह जानता था ये खुफिया कैमरा कमरे में खुफिया कैमरे की मौजूदगी का मतलब क्या था, लेकिन जो चीज़ उसे बेचैन कर रही थी वो ये थी कि ये कैमरा उसके कमरे में आया तो आया कैसे। कुछ सोचते हुए वो एक झटके से बेड से उठा और इसी हुलिये में कमरे से बाहर निकल गया। ईमान ने उसे यूं हवा की तेज़ी के जैसे बाहर जाते देखा तो वो भी घबरा कर उठ गई। कमरे से बाहर उमर की सख्त गूंजती आवाज़ इस बात की दलील थी कि अब घर के मुलाजमों की शामत आने वाली है। हेल्गा, हेल्गा। सीढ़ियों का फासला तूफ़ानी रफ्तार से तय करते वो ऊंची आवाज़ में हेल्गा को पुकारता नीचे आया। हेल्गा दौड़ती हुई नमदार हुई, मोहतबाना अंदाज में हाथ बांधे नज़रें झुकाए उमर के सामने आ खड़ी हुई। उसने फ़कत एक नज़र उमर के चेहरे पर डाली, मगर उसकी सख्ती की ताब ना ला सकी और फ़ौरन नज़रें झुका गई। कॉल द सिक्योरिटी, उमर ने मगर सख्त लहजे में हुक्म दिया और हाल की तरफ बढ़ गया। उसका ज़ब्त की शिद्दत से सुरख होता चेहरा देखकर हेल्गा भी घबरा गई। वो उमर की कैफियत देखकर समझ चुकी थी कि मामला संगीन है, इसलिए फ़ौरन इंटरकॉम की तरफ बढ़ी। चंद ही लम्हों बाद 8 तवाना सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक सूट में मलबूस उमर के सामने अपने शर्मिंदा चेहरे लिए खड़े थे। उसकी बसम कर देने वाली नज़रें उन सब पर जमी हुई थी। किसी की हिम्मत ना हुई कि सर उठाकर उसे देख सके। किस काम के लिए रखा है मैंने तुम सबको? उमर ने अंग्रेज़ी में पूछा। लहजे में रत्ती भर भी नरमी ना थी।
دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ کس مقصد کے لیے رکھا ہے تمہیں؟ اب کی بار عمر نے ہیڈ سیکیورٹی گارڈ کو گھورتے ہوئے دانت پیستے کہا۔ سیکیورٹی کے لیے، وہ منمنایا، مگر سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ عمر نے جیب سے ایک خفیہ کیمرہ نکال کر سامنے پڑے ٹیبل پر پھینکا۔ سب کی نظروں کا مرکز کیمرہ بنا تھا۔ ہیڈ گارڈ نے ایک نظر سیاہ لینز نما کیمرے پر ڈالی، پھر سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا۔ پہلی بار اس کی ہمت ہوئی تھی کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی۔ یہ خفیہ کیمرہ میرے بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل پر سیٹ کیا گیا تھا۔ اسے اپنی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر عمر بولا، آواز میں سختی کے ساتھ ساتھ طنز بھی شامل تھا۔ اس کے انکشاف پر سب گارڈز کے چہروں پر ڈھیروں رنگ آ کر گزرے۔ عمر نے افسوس بھری نگاہ ان سب پر ڈالی اور پھر ہیڈ گارڈ کے قریب آیا، جس پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی اس حرکت پر عمر کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ ایسے لوگ جو غلطی کرنے کے بعد سامنا نہ کر سکے عمر کو زہر لگتے تھے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میری پرائیویسی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وہ کیمرہ ٹیبل سے اٹھاتے گارڈز کی آنکھوں کے سامنے لایا۔ گارڈ نے مارے شرمندگی کے سر مزید جھکاتے گردن میں گھسیڑنا چاہا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر لگی کفل دیکھتے عمر کا ضبط ٹوٹا۔ نتیجتاً کیمرہ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ سوری سر، میں ابھی کیمرہ چیک کر کے دیکھتا ہوں۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے ٹکڑے کر کے آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ عمر کے رد عمل سے گارڈ گھبرا کر فوراً بولا، ضرورت نہیں ہے اب تمہاری، جو کرنا ہے میں خود کروں گا۔ عمر نے دانت پیستے کہا۔ ہیڈ گارڈ کو اپنی نوکری خطرے میں دکھائی دی تھی۔ سر پلیز، لاسٹ چانس، بہت شرمندہ ہوں، آپ بس مجھے ایک موقع دے دیں، میں اس بار غلطی نہیں ہوگی، وہ منت کرتے بولا۔ غلطی مائی فٹ ڈیمڈ، عمر دھاڑا۔ اس کی دھار پر جہاں پورا حل کانپ اٹھا وہیں سیڑھیوں کے بس میں کھڑی ایمان جو پریشانی سے خاموش نظروں میں سارا منظر سمیٹے کھڑی تھی، سر تک پیر لرز گئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ عمر کا غصہ وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، مگر آج جو روپ دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ سرخی سے تپتا چہرہ، گردن اور کن پٹی کی پھولی ہوئی رگیں اور سہما دینے والی گرجدار آواز، چیخ کی آواز پر عمر نے گردن موڑتے دیکھا، جہاں وہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے سیڑھیوں پر کھڑی کانپتی ہوئی دکھائی دی۔ سلک کے سلیپنگ ڈریس میں کھلے بالوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کی وہ سب کے سامنے آ گئی تھی۔ اگرچہ کسی گارڈ نے نظر تک نہ اٹھائی، مگر عمر کو اس حلیے میں روم سے باہر آنا برا لگا۔ اس کی سرخ نظریں خود پر جمی دیکھ کر ایمان ساکت ہوئی تھی۔ روم میں جاؤ فوراً، عمر نے لہجہ قدر نرم کرتے اسے دیکھ کر کہا۔ اس کی تنبیہ پر وہ الٹے قدموں سیڑھیاں چڑھتی فوراً منظر سے غائب ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلسل مروڑتے شدید بے چینی سے وہ دائیں بائیں روم کے چکر کاٹ رہی تھی۔ پچھلے 15 منٹ سے عمر کے کہنے پر وہ روم میں بند تھی، اور تب سے اس کی بے چینی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ تلاتم درو تک پہنچتی روم کا دروازہ کھلا۔ ہیلگا چوسنی جیسی شکل بنائے اندر داخل ہوئی۔ ایمان نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا، شاید ہی کوئی معلومات اس سے مل جاتی۔ آپ فریش ہو کر آ جائیں، سر آپ کو ناشتے پر بلا رہے ہیں، ہیلگا نے کہا اور انہی قدموں کمرے سے نکل گئی، جبکہ ایمان جس نے کچھ پوچھنے کو ابھی لب کھولے ہی تھے، منہ کھولے دروازے کی خالی چوکھٹ دیکھتی رہ گئی، پھر سوچوں میں الجھتے وارڈروب کی جانب بڑھی اور ایک پریس شدہ ڈریس لیتے واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ میں مکمل تیار ہو کر نکھرے چہرے کے ساتھ نیچے آئی۔ وہ جو پہلے دیکھی صورتحال کے تحت اب بھی سہمے قدموں کے ساتھ نیچے آئی تھی، ڈائننگ ایریا کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر چند لمحے دہلیز پر ہی رک گئی، پھر ہر شے کا حیرانی اور بے یقینی سے جائزہ لیتے دبے قدموں ڈائننگ ٹیبل تک آئی اور سامنے بیٹھے نفوس کو حیرت سے گھورتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ہونٹ نیم وا کیے اپنے سامنے چیئر پر بیٹھے عمر کو گھور رہی تھی۔ ایمان نے پہلے اس کے چہرے پر پھیلے سکون کو انتہائی بے یقینی سے دیکھا، پھر نظر چہرے سے ہوتے ہوئے ہاتھوں پر گئی، جنہیں سکون سے چلاتے ہوئے وہ بریڈ سلائس پر جامن رنگی جیم کی لیپا پوتی کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ جان، کیا لوگی؟ عمر نے ایمان کو اپنی جانب گھورتے پا کر مسکرا کر دیکھا، پھر ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر سجے ناشتے کے مینیو کو دیکھا۔ ایمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ایک آخری نظر آگے پیچھے کے ماحول کو دیکھا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت پیارا ہوں، مگر صرف مجھے دیکھنے سے پیٹ نہیں بھرے گا مینا جان، عمر نے اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتے پا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک ہے؟ ایمان کو اس کے حد درجہ نارمل رویے سے تشویش ہوئی۔ یس، ایوری تھنگ از پرفیکٹ، عمر نے جوس گلاس میں ڈیلتے ایمان کے سامنے رکھا۔ اور وہ کیمرہ؟ اٹس ناٹ یور ہیڈ ایک۔ ایمان ابھی تفصیلاً اس کیمرے پر
कैमरे की बाबत पूछती कि उमर ने तुम्हारा सर दर्द नहीं है कहकर बात ही ख़त्म कर दी। नाश्ता करो। अब की बार मुस्कुराहट समेटते वो संजीदगी से ईमान को देखकर बोला, इतनी जल्दी कोई कैसे मूड बदल सकता है, वो भी इतने सीरियस मसले पर। ईमान ने उमर के चेहरे पर फैला इत्मीनान देखते सोचा, फिर धीरे से जूस का ग्लास थामते लबों से लगा गई। फोकस अभी भी उमर था, जो हाथों को इधर उधर डाइनिंग टेबल पर हरकत देते हुए दिलजमई से नाश्ता करने में मगन था। हाथ में चाय का मग थामी वो थके कदमों के साथ चलते हुए रूम में आई। नजर बेड पर पड़ी तो बिला वजह ही चेहरे पर सरशार से मुस्कुराहट ने इहाता कर लिया। ये ले जी आपकी माशूक, अनम ने शरारत से कहते चाय का मग साथ की जानिब बढ़ाया, जो अपने सामने बेड पर कागजात का ढेर फैलाए बैठा था। साद ने हैरत से मुस्कुराते हुए अनम को देखकर मग थामा, फिर उसके अल्फाज सवालिया दोहराते हुए बोला, माशूक? हाँ तो और क्या, मुझसे ज़्यादा याद तो आपको इसकी आती है, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है आपको अपनी चाय से, वो जलताते अंदाज में बोली। अब ऐसी भी बात नहीं है। साद ने सरत से अन्नम का हाथ थामते उसे अपने सामने बैठाया। अन्नम ने हफ्की से घूर कर साद को देखा, जो मुस्कुरा कर मोहब्बत पाश नज़रों से अपनी बीवी को देख रहा था। सिर्फ तुम्हारे हाथ से चाय पीना पसंद है। ये जो मोहब्बत है मगज़ी मशरूब है, दरअसल ये इन हाथों से मोहब्बत है। साद ने उसका हाथ थामते लबों से लगाया, जिस पर वो शर्मीला सा मुस्कुराते दूसरे हाथ की पुश्त भी सामने कर गई। सरताज, ये हाथ भी महफिल चाय की तैयारी में मुकम्मल खिदमत पेश करता रहा है। उसकी बात पर साद का छत पाड़ कहका बेसाहता हुआ था। हंसी को मुस्कुराहट में बदलती वो अन्नम को मोहब्बत से देखते उसके दूसरे हाथ की पुश्त को भी अपने लबों से छू गया, जिस पर अन्नम के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी, जो शायद लबों के लम्ब से ज़्यादा नज़रों की तपश का नतीजा थी। सो गए? बच्चे सो गए? उसने लबों से मग लगाते पूछा। नहीं, अब कहाँ सोएंगे? चाचू और द वन एंड ओनली ग्रेट फूफो की शादी है। सारी आफात हानी के कमरे में मौजूद हैं। इस वक्त डांस प्रैक्टिस ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी है। अनम ने बेड पर बिखरे कागजात समेटते कहा, डांस प्रैक्टिस तो ईमान ने करवानी थी ना इन सबको? साद ने हैरानी से पूछा। हाँ तो वो भी सुबह तक आ जाए पहुँच आएगी, अनम ने इतला दी। बात हुई तुम्हारी? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हुई। एयरपोर्ट पर बैठे हैं दोनों इस वक्त। यानी कल तक आ जाएंगे। साद की बात पर अनम ने सर हिलाते तस्दीक की और सारा सामान समेट दिया। सामान उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा और खुद आकर बड़े हक से साद की बाजू अपने गिर्द हाइल करते लेट गई। उसकी सारी कार्रवाई को साद ने बड़ी दिलचस्पी से देखा था। फिर बोला, यानी कि अब मुझे ज़रूरी काम करने की भी इजाज़त नहीं? बिल्कुल नहीं। वो फ़ौरन से सरनफी में हिला गई। और इसके मुतबादल क्या करना होगा? साद ने पूछा। आप छुट्टियों पर अपने घर अपनी फैमिली के पास आए हैं। अन्नम ने साद को घूरते हुए नज़रों ही नज़रों में कुछ समझाना चाहा। साद ने नासमझी से भुएं सुकेड़ी। अगर इंसान के पास मौका भी हो और दस्तूर भी हो तो उसे क्या करना चाहिए? अन्नम ने मानी हेजी से कहा। बात पल्ले पड़ते ही साद के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी। बदले में अन्नम भी मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। वापस कब आओगी? फ़ोन पर बीप की आवाज़ गूंजी तो ईमान ने चौंक कर गोद में पड़ा फ़ोन उठाया, स्क्रीन अनलॉक करते मैसेज सेंड किया, जिसे पढ़ते ही उसके होंठों पर बेइख्तियार नरम मुस्कुराहट ने अहाता किया था। बहुत जल्द। मुख्तसर सा रिप्लाई देकर ईमान ने फिर से फ़ोन को उल्टा करके गोद में रख लिया। टर्न की आवाज़ के साथ एक बार फिर बीप हुई। ईमान ने फिर से स्क्रीन रोशन की। आ जाओ ना, तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दिल किसी काम में नहीं लगता, हर खुशी अधूरी लग रही है। मैसेज पढ़ते ईमान के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। फिर तेज़ी से रिप्लाई करते हुए उसने फ़ोन को हैंडबैग में रख लिया, जैसे मज़ीद बात करने का इरादा ना हो। दूसरी जानिब फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिलते ही मेहंदी लगे हाथों ने बेताबी से फ़ोन बेड पर से उठाते आने वाला मैसेज पढ़ा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हुरैन के नाबी लब ईमान का मैसेज पढ़ते ही गहरी मुस्कुराहट के सांचे में डले थे। दिल जैसे एकदम से खुशबू से भरते सरशार हुआ था। दूसरी जानिब ईमान ने फ़ोन बैग में रखते एक नज़र अपने इर्द गिर्द एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया की चहल पहल पर नज़र घुमाई, मगर अगले ही लम्हे नज़रें एक चेहरे पर ठहर सी गई थी। उसकी आंखें पथरा सी गईं। चंद कदम के फासले पर बैठा शख्स उसे मौत का फरिश्ता लगा था। बेख्तियारी ईमान का हाथ अपनी बाएं जानिब बैठे उमर के बाजू के गिर्द हमाइल हुआ, जो सुकून से लैपटॉप को गोद में रखे यूज़ करने में बिजी था। वो गैर महसूस अंदाज में उमर के करीब होती उसके साथ चिपकी थी। उमर ने चौंक कर उसे देखा। वो उसके बाजू से लिपटी नहायत सहमी हुई दिखाई दे रही थी। ईमान, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ईमान को
खौफजदा पाकर उमर ने उसे फ़ौरन अपने बाजू के मजबूत हिसार में लेते फिक्रमंदी से पूछा, आर यू ओके? उमर ने उसकी कमर से हिलाते दोबारा पूछा। उमर, वो यहाँ है, मैंने अभी उससे देखा। ईमान ने उमर को देख कर कपकपाती आवाज़ में लड़खड़ाते लफ्ज़ों से बामुश्किल जुमला पूरा किया। कौन? किसकी बात कर रही हो? साद नूरानी, वो वहीं बैठा है, उस तरफ। ईमान ने आंखों से अपनी दाएं जानिब इशारा किया तो उमर ने इशारे की सिर्फ नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ईमान, वहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो है, अभी देखा मैंने उसे, वो वहीं है, मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और विक्ट्री का साइन भी बनाया उसने। रिलैक्स जान, कोई नहीं है, देखो। उमर के इत्मीनान से कहने पर ईमान ने डरते डरते चेहरा घुमा कर कनखियों से इस सम देखा जहाँ कुछ वक़्त कबल उसे साद नूरानी बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, मगर उमर भी सच कह रहा था, अब वो वहाँ मौजूद नहीं था, वो जगह खाली थी। एक सेकंड गाइस, ओके। पर अभी देखा मैंने उसे वहाँ। उमर, ईमान ने बेयकीनी से हाली नशिस्त को देखा। रिलैक्स, कोई नहीं है, मेरे होते हुए कोई हो भी नहीं सकता। तुम सुबह वाले वाक़ियों को लेकर अपसेट हो, इसलिए ऐसा फील हुआ, और किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उन्होंने उसका कांपता हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर दुबाते हुए तसल्ली दी थी। इतने में एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए दोनों का नाम अनाउंस हुआ। ईमान ने बेख्तियार उमर को देखा जो पहले ही खड़ा हो चुका था। चलें? उमर ने अपना हाथ ईमान की जानिब बढ़ाते मुस्करा कर पूछा तो उसने भी हल्के से इस बात में सर हिलाते उमर का हाथ थाम लिया। वो जहाज़ में दाखिल हुए तो ईमान, जिसकी सहमी नजरें इर्द गिर्द घूम रही थी, एक बार फिर चौंकी। सामने बिजनेस क्लास का बोर्ड देखकर उसका मुंह खुला था। ये हम? ईमान ने हैरत से उमर को देखा। हाँ, हम। उमर ने मुस्करा कर तस्दीक की और उसे साथ ही अपनी सीट पर पहुंचा। हैरान कर दिया आपने तो, बिजनेस क्लास? खैरियत तो है उमर, कोई लॉटरी निकल आई है क्या? ईमान ने बिजनेस क्लास की लग्जरी सीट्स और अमीराना माहौल को देखते पूछा। ईमान के लहजे में छुपा तंज उमर ने महसूस कर लिया था, तभी वो हंसा। लॉटरी तो तब जीती थी जब तुम मिली थी। उसकी बात पर ईमान लापरवाही से आंखें घुमाती सीट पर बैठ गई। मुझे तो लगा था आप कंजूसों के सरदार हैं, ये सब तो मजाज के खिलाफ कर दिया आपने। ईमान सीट के जदीद फंक्शंस देखते संजीदगी से बोली। मैं कंजूस नहीं, प्रैक्टिकल हूँ बेगम, फ़र्क होता है। उमर ने दांत पीसते मसनूई गुस्से से कहा। उसे अपने लिए कंजूस लफ्ज़ ईमान के मुंह से सुनना बहुत बुरा लगा था। माशाल्लाह, इतने प्रैक्टिकल है कि बीवी को हनीमून पर ले जाने के लिए पैसा होने के बावजूद इकॉनमी क्लास में सफ़र करवाया, और सोने पर सुहागा। वहाँ का सारा ट्रिप भी ऐसी जगहों पर रखा जहाँ कम से कम खर्चा हो। ईमान मुँह बड़बड़ाते बोली। अच्छा बस करो अब, हाँ तुम्हारे लिए बिजनेस क्लास बुक करवाई है। उमर ने मूड बदलना चाहा। ईमान ने एक नज़र उमर का सरता पैर बुरा फिर रूप फेरती सुकून से बैठ गई। अगले रोज़ जब वो घर पहुंचे तो हर तरफ चहल पहल थी। बहुत सारे मुलाजिमीन घर को पीले फूलों से सजाने में मसरूफ़ थे। गाड़ी मेन गेट अपूर करती तेज़ी से दाखिली दरवाजे के सामने रुकी। वो दोनों मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरे। अस्सलाम वालेकुम साहब, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शौकी? मैं ठीक साहब, आप कैसे हैं? मैं फिट। उमर ने मुस्करा कर जवाब दिया और उसे सामान अंदर ले जाने की हदायत देते ईमान का हाथ थामते अंदर की जानिब बढ़ गया। ओके, तो आगे अंदर जाकर क्या हुआ और आगे जो है वो डांस प्रैक्टिस कैसी रहेगी ईमान की, और क्या उमर उसे डांस करने देगा या कैसी गुजरेगी शादी, ये तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और इंशाल्लाह अब मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ, रूटीन नॉर्मल हो रही है, बिकॉज गर्मियों में जो है वो दिन बड़े होते हैं तो टाइम मैनेज करना आसान हो जाता है। इंशाल्लाह डेली एपिसोड आया करेगी और आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।